में मैं बहुत हर्ष के साथ और खुशी खुशी आया हूँ। मुझे शमशेर की एक कविता है, टूटी हुई बिखरी हुई, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। उसकी एक पंक्ति याद आई अभी कि प्रभात त्रिपाठी को हम लोग अपने चित्त में किस तरह से रखे हुए हैं। उस कविता में कहते हैं, शमशेर के एक खुशबू जो पलकों में इशारों की तरह बस गई है, तुम्हारे नाम की तिरछी सी प्यारी सी स्पेलिंग। तो ऐसे कुछ ये हम लोगों के मन में बसे हुए हैं, किसी तिरछी स्पेलिंग की तरह। मेरे पिता से इनका संबंध रहा। ज़्यादातर जो मेरे अग्रज पीढ़ी के कवि रहे हैं मध्य प्रदेश के, अब तो विभाजित हो गया, वो सब किसी न किसी रूप में मेरे चाचा हैं। ज़्यादातर वो मेरे पिता के मित्र हैं, क्योंकि मेरे पिता माधव शुक्ल मनोज बुंदेली के बड़े अच्छे कवि थे। और उस समय नई कविता और लोक कविता और कवि सम्मेलन की कविता में कोई दुराव या दूरी नहीं थी, सब मिलते जुलते थे। तो वो समय मैं अपने छुटपन से भी याद करता हूँ। फिर प्रभात जी सागर में भी रहे, शोध किया वहाँ से, तो मैं वहाँ देखा करता था। फिर मैं भी दूर दूर नौकरी में चला गया और एक संयोगवश भोपाल में आके रह गया। तो ये जो आवाजाही करते हुए हम लोग, वो कोई 20वीं सदी का 7वां दशक रहा होगा, जब हम लोग लिख नहीं रहे थे, सिर्फ पढ़ रहे थे और इन लोगों को देख रहे थे कि ये क्या करते हैं। और हमारे सामने बड़ी उलझन थी उस समय कि अगर हम लेखक बने तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक बड़ी लंबी परंपरा थी। पहली परंपरा तो ये थी कि कोई सरस्वती है जो काव्य मुक्ता रूप पकाती रहती है और हम उसकी माला पहनने के योग्य बनेंगे तो कविता बन जाएगी। और वो काव्य मुक्ता रूप पकाने की पद्धति आगे तक चली आई, आगे भी काव्य मुक्ता रूप पकाते हैं। ये तुलसीदास की परंपरा थी जो नई कविता तक चली आई है ना आचार्य जी, कि काव्य मुक्ता रूप पकाने की कोई विधि है, कोई शारदा है जो आपके हृदय की सीप में काव्य का मोती पकाती है और उससे कविता बनती है। तो लगता था कि ये तो बड़ा कठिन काम है, कैसे होता होगा ये सब। एक परंपरा और थी जो रीतिकालीन परंपरा थी कि प्रेम का पंथ, कथा हरिनाम की और बात अनूठी। एक ठाकुर कवि हुए हैं, तो वो उनका एक कवित्त है कि मोतिन कैसी मनोहर माल, गुहे तुक अक्षर जोरी बनावे, और प्रेम को पंथ कथा हरि नाम की बात अनूठी बनाए सुनावे, और ठाकुर सौ कवि भावत मोही जो राज्यसभा में बड़प्पन पावे, और पंडित और प्रवीणन के जो चित्त हरे सुकवित गावे। यानी पंडितों और प्रवीणों के चित्त हरने की चुनौती थी। अगर आप कवि हो गए हैं तो उनका चित्त भी हरिए। ये दूसरी मुश्किल हम लोगों के सामने थी, ये प्रभात जी के सामने भी रही होगी। तीसरी एक मुश्किल थी कि निरालाज खड़े थे, एक इस पार और उस पार का समय था कि कौन तम के पार रेकर। एक ये भी खोज थी कविता में, अखिल पल के स्रोत जल जग गगन घन घन धार रेकर। एक ये भी खोज थी कि श्रद्धा विहीन बुद्धि हो या बुद्धि विहीन श्रद्धा हो, या दोनों का एक मेल हो। तो सामने काम गोत्र या कामायनी खड़ी थी। एक बड़ी चुनौती थी कि इनका ये जीवन संगिनी कैसे बने हमारे हृदय में, हमारी श्रद्धा और बुद्धि, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगी तो कविता संभव नहीं होगी। जिसको मुक्तिबोध कहते थे कि ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान की समतुल्यता होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो कविता संभव नहीं हो सकती। ये चुनौती उस समय थी। और हम इन सब कवियों की कविताएं
पढ़ रहे थे। फिर एक ये भी थी कि उस पार प्रिय तुम हो मधु है और इस पार न जाने क्या होगा। एक इस तरह की कविता भी थी, प्रेम कविता, है ना। काल पुरुष का गुरु गर्जन सुन रहे थे हरिवंश राय बच्चन, है ना, कि संगीत सजीव हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएंगे तो शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। एक ये भी चुनौती थी जो आज है, शुष्क हमारे कंठों का उद्गार न जाने क्या होगा। ये हो गया है, साहित्य में भी हो गया है, समाज में भी हो गया है। जिस समय में हम प्रभात जी पर का मूल्यांकन करने यहाँ बैठे हैं। फिर एक थी शमशेर के मन में के भाव थे जो शक्ति साधन के लिए लुट गए किस आंदोलन के लिए। एक ये भी थी कि शक्ति साधन के लिए जो भाव थे वो पता नहीं किस किस आंदोलन के लिए लुट गए हैं। एक ये भी चुनौती थी। फिर एक ये भी चुनौती थी कि सड़कों चौराहों पर पठारों में एक कवि राजनहर गांव का गजानन माधव मुक्तिबोध खोई हुई परम अनिवार्य आत्मसंभवा अभिव्यक्ति के लिए बेचैन था। इसी अंचल में अंधेरे में उनकी जो कविता है, एक आत्मसंभवा अभिव्यक्ति की खोज, ये वो समय है जब ये सब चल रहा था। और एक ऐसा भी कवि हुआ इसी अंचल में जो कहता था सारी वसुंधरा ही नकली कवियों की है। नकली कवियों की, श्रीकांत वर्मा ने कहा था कि कुछ कवि खड़े होके बांग दे रहे हैं, सुबह हुई तो जैसे हो गई, हुई नहीं। ये सारे प्रश्न उस समय थे जब प्रभात त्रिपाठी कविता लिख रहे थे और हम लोग लिख नहीं रहे थे, सिर्फ उन्हें देख रहे थे। दूसरी बात ये कि कविता पाठ का, हालांकि वो मेरी तारीफ करते हैं अक्सर कि मैं अच्छे ढंग से कविता पढ़ता हूँ, कल पढ़ूंगा तो आप मेरा परीक्षण करिएगा, लेकिन ये स्वयं भी बहुत अच्छा कविता पाठ करते हैं। इतना डूब के स्वयं अपनी कविताएं और दूसरे कवियों की कविताएं भी बहुत ही डूब के और आत्मीयता के साथ पढ़ते हैं, जो सीधे संप्रेषित होती है। तो हम लोगों ने कविता पाठ करना भी इनसे सीखा। एक और बात थी कि जब नयापन आ रहा था, एक चुनौती और थी कि कहीं देवता सब प्रतीकों से कूच तो नहीं कर गए हैं और बहुत अधिक बर्तन खिंचने से शायद को मुलम्मा ही छूट गया हो। अज्ञे ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आंगन के कोई पार द्वार है, एक कोई आंगन जो हमारा है जिसमें अब तक हम काव्य लीला करते रहे हैं, उसके पार भी कोई द्वार होगा, काव्य का द्वार होगा। उनके संग्रह का ही नाम है। और वो भी एक चुनौती थी कि कविता का कोई और पार द्वार खुलेगा। वो गतानुगामियों को पुकार रहे थे कि आ तू आ, ओ गतानुगामी, मेरे पैरों की छाप मिटाता हुआ आ। ये सब चुनौतियों के बीच प्रभात त्रिपाठी के कवि का जन्म हुआ है। हम ये देख रहे थे, लिखना तो हमने बहुत बाद में शुरू किया। हम लोग तो आठवें दशक में 74-75 के बाद हम लोगों ने लिखना शुरू किया। फिर एक और बड़ी समस्या थी जो प्रभात जी के समय थी कि रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, है ना, और यथार्थवाद, मॉडर्निज्म, ये सारे इज्म जो हैं, बाहर से आयातित जो इज्म थे, उनमें भी साहित्य की आलोचना और कविता फंसी हुई थी। और ये हमारा जो अपना विमर्श करने का, व्याख्या करने का, टीका करने का जो ढंग था, साहित्य से जो हमारा संबंध था, वो कुछ विचित्र ढंग से गड़बड़ा रहा था। तो उसको भी प्रभात त्रिपाठी जब आलोचक बने, कवि बने, कथाकार बने, उपन्यासकार बने, तो उन्हें ये बराबर ख्याल रहा, आपने उनकी रचनाएं पढ़ी होंगी, कभी बाकी के सत्रों में विस्तृत चर्चा करेंगे, कि उनने किस तरह से इन सारे इस्मों के बीच में अपनी सृजनात्मक आलोचना को, एक नया शब्द चला था, ये इन्हीं लोगों का चलाया हुआ है, आचार्य जी हैं, अशोक वाजपेयी हैं, प्रभात जी हैं, कि ये जो बहुत एकेडमिक किस्म की आलोचना चल पड़ी है, जो आयातित शब्दावली में बातचीत कर रही है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजनीतिक दल का प्रस्ताव पास किया गया हो कविता के खिलाफ, कुछ ऐसी आलोचना।
भरी पड़ी है किताबों में, जिसमें कोई रस नहीं है, उस आलोचना को एक तरह से एकेडमिक आलोचना कहा गया। हालांकि उसमें सारी आलोचना खराब नहीं है, एकेडमिक काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिन लोगों ने किए हैं पूरे साधन जुटा के, वो अच्छे काम हैं और वो हमारे काम आते हैं। लेकिन वो एक सृजनात्मक आलोचना बनी कि कृति सामने हो, कृति को रखे, कविता को रखे, बात की जाए, कवि के व्यक्तिगत विचार हो, क्या करता है, कब सो के उठता है, कहाँ जाता है, ये सब छोड़ा जाए। आचार्य जी यहाँ बैठे हैं, मैं सुबह उनसे कह रहा था कि आपकी आलोचना पर लिखते हुए प्रभात जी ने कहा है कि इनकी जो आलोचना है वो सर्जक की अनुभव दीप्त सैद्धांतिकी की तरह है। अब एक आलोचक को ये इससे, इस शीर्षक से अभिहित करना कि वो सर्जक की अनुभव दीप्त सिद्धांतिकी, यानी मतलब प्रभात त्रिपाठी को ये लगता रहा है कि सिद्धांत तो है लेकिन अनुभव दीप्त नहीं, आयातित है, यहाँ वहाँ से लाया गया है। और जिसका प्रतिरोध इन्होंने अपनी आलोचना में, इनके आप निबंध पढ़ेंगे तो उसमें बराबर ये देते चले आए हैं। फिर एक पुकार भी थी उस नई कविता में, जिसके प्रोधाज्ञेय थे कि वो जो नई कविता बना रहे थे वो फिर से शुरू कर रहे थे किसी महाशून्य के शिविर को ही वो पुकार रहे थे। यानी वो ऐसे वैसे आधुनिक नहीं थे कि वो परंपरा को छोड़ देंगे, जिनके पीछे पीछे पूरी पीढ़ी चली है, अज्ञेय के नाम से चली है, नई कविता के नाम से चली है, वो महाशून्य के शिविर से ही फिर शुरू करें। उस महाशून्य के शिविर में वो फिर प्रवेश करना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे। ये महाशून्य का शिविर असीम छा रहा भू पर नीचे है, महामौन की सरिता दिग्विहीन बहती है, यह बीच अधर्मन रहा टटोल प्रतीकों की परिभाषा, जो आत्मा में ही अपने ही से खुलती रहती है। मैं एक अकेला घोर जगह अपने को मौन नदी के खड़ा किनारे पाता हूँ, मैं मौन मुखर सब छंदों में उस एक अनिर्वच छंद मुक्त को गाता। वो कोई अनिर्वच छंद मुक्त है, और ये अनिर्वच छंद मुक्त निराला की छंद मुक्ति से भी जोड़ लीजिए आप, तो वो निराला को भी याद कर रहे थे कि वो अपनी लय से भटका हुआ छंद मुक्त नहीं है। उस छंद मुक्त की फिर से, उस अनिर्वच की फिर से एक नई खोज, नए शिल्प में, वो सारा संघर्ष इन कवियों का है, प्रभात त्रिपाठी का है। दूसरा, फिर जरूरत जब पड़ी कि क्या करें, तो आंदोलन जो बने उसके प्रभात त्रिपाठी सहयोगी रहे हैं। जिस सृजनात्मक आलोचना की मैंने बात की, तो पूर्वग्रह नाम की पत्रिका का नाम आपने सुना होगा, वह निकली, और वो इसी अभीप्सा से निकली थी कि अकेला साहित्य नहीं, सारी कलाओं का एक पड़ोस होता है। आप लोगों ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण का आपको ख्याल होगा, जिसमें कहा जाता है कि अकेला साहित्यकार बिना कला को जाने नहीं हो सकता, अकेला कलाकार बिना साहित्य को जाने नहीं हो सकता, वास्तुकला को जाने बिना आप नाटक नहीं कर सकते, संगीत भी नहीं गा सकते। वास्तुकला का संगीत से बड़ा गहरा संबंध है। अगर कुमार गंधर्व के वक्तव्यों पर कभी आपने ध्यान दिया हो तो संगीत एक वास्तु बनाता है, एक राग अपने में एक वास्तु है, वो एक स्थापत्य खड़ा करता है। तो ये सब चिंताएं थीं कि अंतर्निर्भरता हो सब कलाओं की। पूर्वग्रह निकला और उसका जो पहला बड़ा संपादक मंडल बना उसमें प्रभात त्रिपाठी थे, रेमीचंद जैन थे, मलयज थे, श्रीकांत वर्मा थे, अशोक वाजपेयी थे, और वो पत्रिका निकली और उसने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसने ये प्रश्न उठाए कि भले ही रघुवीर सहाय जैसे कवियों ने कविता को बहुत गद्यात्मक किया हो, मिटा मिटा के किया हो, हालांकि रघुवीर सहाय की अपनी परेशानियां थी। हम लोग जब बात करते थे कि रघुवीर जी बहुत गद्य हो गया है, तो कहते थे यथार्थी पकड़ में नहीं आता छंद में। वो कहते थे ना कि सुकवि की मुश्किल किसी ने उनसे नहीं कहा था कि आइए आप काव्य रचिए, आपकी अटकी है, आप रचिए, है ना। तो आप कविता लिखना कवि की अटकी है, ना तो समाज की सुनने की अटकी है, वो सुने चाहे ना सुने। इसलिए लेखकों का समाज हमेशा सीमित रहा है। तुलसीदास की तो रामचरितमानस पंडित फेंकने के लिए तैयार थे,
जिसपे आज इतनी बेवकूफ़ीपूर्ण विवाद होते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए साहित्य वाहित्य पर जो बहुत चिंताएं प्रकट करती, साहित्य नष्ट हो गया है, उसकी कोई साहित्य की जगह हमेशा बनी रहेगी, समाज भले ही नष्ट हो जाए, क्योंकि उसी से अगर साहित्य बचा रहा तो उसमें से नया समाज पैदा हो जाएगा। इसीलिए ये वो उन संकल्प से भरे हुए लोग हैं जो साहित्य को इस तरह बचाते रहे हैं आज तक, और बचाएंगे जब तक जीवित हैं, कि उससे कोई नया समाज पैदा होता रहे। दूसरा, अनुवाद की जो एक विशिष्ट प्रतिभा इनमें है, अंग्रेजी से, उड़िया से, हिंदी से, तो बहुत, जब हम लोगों ने विश्व कविता समारोह किया तो ये उस वर्कशॉप के नेता थे। जितेंद्र कुमार भी थे और भी हमारे कई मित्र थे। रात रात भर इटालियन कवि, किसी इटालियन कवि का अनुवाद किया था, किसी फ्रांसीसी कवि की कविता का ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और अनुवाद चल रहे हैं, उसके कई कई ड्राफ्ट बन रहे हैं। और एक पुनर्वसु नाम की किताब छपी थी कि कविता जो है इस पृथ्वी का 7वां द्वीप है, क्योंकि होरा चक्र में पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। 6 कॉन्टिनेंट है ना पृथ्वी पर, तो हम लोगों ने नारा लगाया वहाँ कि कविता पुनर्वसु है, वो जीवन का 7वां द्वीप है। 7वें द्वीप की घोषणा करने वालों में कविता पृथ्वी का 7वां द्वीप है, उसकी घोषणा करने वाले प्रभात त्रिपाठी भी हैं। उस आंदोलन के वो साथ रहे। एक दो बातें और कहता हूं कि जब हम लोग लिखने लगे तो मैं पहले 3 आदमियों को जानता हूं, क्योंकि आजकल ये शिकायत अभी कुछ लोगों ने की ना कि वरिष्ठ युवाओं पे नहीं लिखते, युवा वरिष्ठों पे नहीं लिखते, कोई किसी को घास नहीं डालता। हालांकि घास क्यों डालेगा, अगर गधे होंगे तभी डाली जाएगी, कवि है तो क्यों डालेगा, है ना। कवियों को कोई क्यों घास डालेगा, तो जबरन कवियों को गधा बनाए दे रहे हैं कि घास नहीं डालते। ये मुहावरा कवियों पे नहीं लगाना चाहिए, मेरा मतलब ये है। अशोक वाजपेयी, प्रभात त्रिपाठी और नंदकिशोर आचार्य यहाँ बैठे। जब हम लोगों ने बिल्कुल प्रारंभिक रूप से 10, 20, 50 कविताएं लिखी थी, हम लोगों के पहले संग्रह आए थे, मेरी कविता को इन लोगों ने रेखांकित किया किसी न किसी रूप में कि ये भी कुछ कवि होने जा रहे हैं या हो गए हैं, ये भी कवि यशः प्रार्थी यहाँ खड़े हैं लाइन में, इनकी तरफ भी देखो। तो 2 लोग यहाँ बैठे हैं, तीसरे संयोगवश फ्रांस गए हुए, नहीं तो वो भी होते, वो व्यस्त हैं कहीं, वो भी आते। तो अपनी बाद की पीढ़ी को देखना कि कौन क्या रच रहा है, क्या बना रहा है, उसको प्रोत्साहित करना, ये एक बड़ा गुण में रहा। दूसरा, कई लोगों ने कहा, वो मैं भी कहूँगा कि ये संकोची बहुत हैं, नाम कमाने की चाह इनको कभी नहीं रही। सिर्फ हमेशा साहित्य, उसका अध्ययन, मनन और अपने मित्रों के प्रति अत्यंत विनम्र, हमेशा हमने इनको देखा और जो हमारे लिए भी अनुकरणीय बना। अंत में मैं यही कहूँगा कि कवियों का जो हृदय है ना, वो 2.5 अक्षर से ज़्यादा बड़ा होता नहीं। 2.5 अक्षर का घर है कवि का, और उसको कविता में, उस 2.5 अक्षर की कविता में सृजन भी करना है, पता नहीं क्या पालना चाहता है कवि, पालन भी करना है, और निरंतर एक संहार देखते चलना है। तो वो 2.5 अक्षर का जीवन जीता है छोटा सा, ऐसा कवि का जीवन है। अब भले ज्ञानियों के लिए सत्य ईश्वर रहा हो, रहा ही है, सभी लोग कहते हैं, ज्ञानी सत्य को ही ईश्वर कहते हैं, समाज सुधारक प्रेम को ईश्वर कहते हैं, लेकिन प्रभात त्रिपाठी शब्द को ही ईश्वर मानते थे और उसे ही ईश्वर मानेंगे। दूसरी, उनकी कविता से, मैं उनकी पंक्तियों से अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वो कहते हैं अपनी एक कविता में कि आओ अभी आओ मेरे पास, बुलाते हैं सबको, आओ अभी आओ मेरे पास, आओ मेरे पास और सुलगा दो मेरा अकेलापन। राख होने की सरहद पर चुपचाप खड़ा होकर मैं गाऊंगा प्रेम और मृत्यु का युगल गान। धन्यवाद।